अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान नवाज शमसी। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने एलईडी ब्लिंकिंग का एक जो ये सर्किट है ये बनाया था और हमने इसे चलाया था और ये जो एलईडी है वो हमारी ब्लिंक कर रही थी। इस वीडियो में जो है हमने ये समझना है कि ये किस तरह से काम कर रहा था, ये जो हमारा सर्किट था या इसके पीछे जो कोडिंग हुई थी वो किस तरह से जो है वो वर्क कर रही थी। तो इसमें जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं ना वो 8255 ये PPI यूज़ हुई है, यानी कि प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ये किस तरह से काम करती है हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे, और ये जो लैच है इसका क्या काम है। और माइक्रो प्रोसेसर तो हमें पता ही है कि ये तो इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। हम इसमें जो कोड अपलोड करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि वो जो कोड हमने अपलोड किया था वो किस तरह से काम कर रहा था। तो सबसे पहले जो सिंपल चीज़ है वो लैच है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो लैच है इसका काम सिर्फ ये है कि ये जब डेटा माइक्रो प्रोसेसर से लेता है तो माइक्रो प्रोसेसर ये जो लैच इनेबल वाली पिन है इसको इनेबल करता है जब, तो ये डेटा इस लैच में स्टोर हो जाता है और आउटपुट जो है वो हमारे पास एक्टिव लो है। ये जो आउटपुट इनेबल सिग्नल है ये हमारे पास एक्टिव लो है, तो हमने इसे ऑलरेडी ग्राउंड किए हुए यानी कि ये एक्टिवेट है। तो वो जो डेटा माइक्रो प्रोसेसर से इस लैच पे आता है वो सिंपल इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। इसका बस सिर्फ इतना सा काम है, इसका और कोई काम नहीं है। बाकी जो मेन काम हमारा कर रहा है वो ये 8255 कर रहा है। तो इसे देखते हैं कि 8255 जो है ये किस तरह से वर्क करता है। 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस जो है इसमें बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में हमारे पास जो है इसमें टोटल जो है 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। ये प्रोग्रामेबल पोर्ट्स हैं, इनको हम इनपुट भी बना सकते हैं और आउटपुट भी बना सकते हैं। तो ग्रुप ए में जो है हमारे पास पोर्ट ए जो है वो पूरी की पूरी आती है और जो पोर्ट सी है उसका अपर लेवल आता है, यानी कि अपर लेवल से मुराद ये है कि PC4 से लेके PC7 तक आती है। इस तरह ग्रुप बी में हमारे पास जो है वो पोर्ट बी पूरी आती है और पोर्ट सी का जो लोअर लेवल है वो आता है, यानी कि PC0 से लेके PC3 तक। तो अभी जो है हमारे पास जो पोर्ट ए है इसको हम पूरी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसे पूरी पोर्ट को इनपुट बना सकते हैं या पूरी पोर्ट को आउटपुट बना सकते हैं। इस तरह पोर्ट बी का भी यही सीन है, लेकिन जो पोर्ट सी है ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। ये समझ लें कि इसके अंदर जो 2 सब पोर्ट्स लगी हुई हैं, PC0 से लेकर PC3 तक हम इनपुट भी बना सकते हैं या आउटपुट भी, और PC4 से लेकर PC7 तक जो है हमारा ये जो है अलग से फंक्शन होता है। तो इसके बाद ये हमारे पास एक डेटा बस बफर है जो यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं। हम इन पोर्ट्स के ज़रिए से डेटा लेते हैं या इनको देते हैं, तो वो इस डेटा बस बफर की मदद से, अगर हमने इन पोर्ट्स पे कोई आउटपुट भेजनी होती है तो वो इस डेटा बस बफर की मदद से भेजते हैं, और अगर इनसे कोई इनपुट हमने लेनी होती है तो वो भी इस डेटा बस बफर के ज़रिए हम आगे से माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो है वो अटैच करते होते हैं। तो ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, यानी कि इससे हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। अभी जब हमने डेटा इन पिन्स के ऊपर आउटपुट भेजना होता है इस बफर के ज़रिए, तो फिर हम ये जो राइट वाला सिग्नल है इसको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसको लो लेवल देते हैं क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो तब ये इनेबल होता है और ये जो हमारा डेटा है ये इन पोर्ट्स के ऊपर सेंड कर देता है। और जब हमने इन पोर्ट से डेटा लेना होता है तो फिर हम रीड वाला जो सिग्नल है इसको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसको लो करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। तो हम इनसे डेटा जो है वो ले सकते हैं। अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इनको इनपुट या आउटपुट कैसे बनाते हैं, या फिर ये जो 2 हमारे पास A0 और A1 है ये हमारे पास सिलेक्शन पोर्ट सिलेक्शन है कि आप पोर्ट सी को सेलेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट ए को सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी पोर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं।
ये जब भी आप A0 और A1 इन दोनों को 0 0 देंगे तो आपकी पोर्ट A जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। आप जो भी डेटा यहाँ से भेजेंगे वो पोर्ट A पे जाएगा, या पोर्ट A से कोई भी अगर आप डेटा वसूल करना चाहेंगे तो वो आप पोर्ट A से वसूल कर रहे होंगे। इसी तरह 0 1 जब आप करेंगे तो पोर्ट B सेलेक्ट होगी, 1 0 करेंगे तो पोर्ट C आपके पास सेलेक्ट होगी। और जब हम 1 1 करते हैं तो ये कमांड रजिस्टर होता है। अभी कमांड रजिस्टर क्या चीज़ है? कमांड रजिस्टर बेसिकली ये जो डेटा बस है ना, इसके अंदर एक इनका कंट्रोल रजिस्टर लगा होता है। इसके अंदर जो है इनका कंट्रोल रजिस्टर लगा होता है। उस कंट्रोल रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि भाई हमने इनको इनपुट या आउटपुट भी तो बनाना होता है ना। तो हमने जब ये देखना होता है कि ये हम इनपुट बना रहे हैं या हम आउटपुट बना रहे हैं, तो उस वक्त वो हमारा कंट्रोल रजिस्टर काम करता है। अभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रजिस्टर में हम क्या वैल्यू पुट करें तो हम उससे इनपुट या आउटपुट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पोर्ट ए को जो है मैंने इनपुट बनाना है तो या आउटपुट बनाना है, तो मैं A0 और A1 को तो 0 0 सेलेक्ट करूँगा तो मेरी ये पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इसे आउटपुट बनाना चाहता हूँ, तो आउटपुट बनाने के लिए मैं इन दोनों पोर्ट्स को इन दोनों पिन्स को A0 और A1 को जो है मैं 1 1 करूँगा, ताकि मैं इसमें कुछ डेटा दूँगा और इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। उस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये जितनी भी पोर्ट्स हैं हमारी उनको इनपुट या आउटपुट बना देगा। तो ये है जी कंट्रोल रजिस्टर इनपुट आउटपुट मोड। अभी इसके दो मोड होते हैं बेसिकली। हमने जो पढ़ना है वो इनपुट और आउटपुट मोड पढ़ना है। हमने एक और मोड होता है BSR मोड, वो फ़िलहाल हम जो है डिस्कस नहीं करने जा रहे। अगर नेक्स्ट वीडियोस में हमें वो उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी देखेंगे। उसमें ये होता है कि D7 में आपने 0 देना होता है, लेकिन जब भी आप ये इनपुट आउटपुट मोड में काम कर रहे होते हैं तो आपको जो है इसमें 1 देना होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास 4 बिट्स जो है ना वो हमारे मकसद के हैं। ये बाकी बिट्स जो हैं इनके बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि ये मोड सिलेक्शन क्या होती है, मोड 0 में काम कर रहे हैं या मोड 1 में काम कर रहे हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ शिफ्ट होंगे, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इनको इनपुट कैसे बनाते हैं और आउटपुट कैसे बनाते हैं। तो D0 जो है ये पोर्ट C के लोअर जो पोर्शन है इसको डील करता है। ये PC0 से लेके PC3 तक जो है ये हमारा D0 काम करता है। अगर D0 को हम 1 देंगे तो ये इनपुट होगा, और अगर हम इसे 0 देंगे तो ये आउटपुट होगा। अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर से काम करके आए हैं तो उधर तो हम जिस पिन को 1 देते थे तो वो हमारे पास आउटपुट होती थी, और जिसको 0 देते थे तो वो हमारे पास इनपुट होती थी। तो ये जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, ये इनबिल्ट होते हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। ये आपने ये जो हमारी 8255 PPI है, इसकी प्रोग्रामिंग ही इंटरनली ऐसी की हुई है कि जब हम इसको 1 देंगे तो ये इनपुट एज एन इनपुट ये जो है परफॉर्म करेगी, और जब हम इसको 0 देंगे तो ये आउटपुट के तौर पे बिहेव करेगी। ये जो है D1 पोर्ट B को जो है वो कंट्रोल करता है, और D3 जो है ये पोर्ट C के अपर पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंट्रोल करता है, और D4 जो है वो हमारा पोर्ट A को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें अगर हम 1 देंगे तो ये हमारे पास इनपुट होगी, और अगर 0 देंगे तो ये हमारे पास आउटपुट होगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो प्रोग्रामिंग की थी, जो हमने सर्किट बनाया था, उसमें हमने किस तरह से प्रोग्रामिंग की थी और इन रजिस्टर्स में हमने क्या वैल्यूज़ डाली थी। तो ये अभी मैं आ चुका हूँ अपने कोड में कि ये जो हमने कोड लिखा था मैंने आपको गूगल ड्राइव में भी डाल दिया था। जो पिछली वीडियो हमारी थी उसका सिर्फ मकसद ये था कि आप जो है आप उसे रन कर लें, और ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाए। या रन करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, उसमें भी लोगों के काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं प्रोटियस में या फिर इमुलेटर में। तो वो जो एरर्स हैं उनके साथ आपने उसमें डील करना था। उस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपने अगर वो जो कोड मैंने दिया था वो सेम एज कॉपी पेस्ट करके आपने अगर वो वीडियो चला ली है, वो आपने सिमुलेशन चला लिया है,
तो उस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो गया है। अभी हम इसमें इसकी एक एक लाइन को समझेंगे कि ये सर्किट हमारा काम किस तरह से कर रहा था। तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज की थोड़ी बहुत बेसिक जानते हैं तो आपको ये कोड समझ आ जाएगा। अगर आप नहीं भी जानते तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करके दूँ। अभी इसमें हमने दो सेगमेंट बनाए हुए हैं, एक डेटा सेगमेंट है और एक कोड सेगमेंट है। ये जो डेटा सेगमेंट है ना, इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने स्टोर कर ली है कि जो हमें आगे बार बार ज़रूरत, जिसकी हम बार बार ज़रूरत जो है वो पेश आएगी। तो अभी पोर्ट ए जो है ये आप इसी तरह समझ लें कि अगर आपने C++ में या किसी और लैंग्वेज में काम किया है तो जैसे हम ऊपर लाइब्रेरीज़ के साथ ही डिफ़ाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी को फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो हमारा कोड में, पूरी कोड में उसकी जो वैल्यू है वो ही रहती है। हम इसी तरह इसको भी आप समझ लें कि यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। पोर्ट ए के आगे हमने लिखा हुआ EQU, ये एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज में। इस इंस्ट्रक्शन का काम ये है कि जो भी हमने ये पहले वेरिएबल आप कह लें या ऐसे असेंबली लैंग्वेज में सिंबल कहते होते हैं, ये सिंबल आपने जो भी इसका नाम दिया है ना और इसके बाद जो भी वैल्यू दी है ये इसको असाइन कर देगी। ये वैल्यू जो है इसमें चली जाएगी। ये जो EQU है इसका ये फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने जो है पोर्ट ए नाम लिया है। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट ए में 00 डाला है, पोर्ट बी में 02 डाला है, पोर्ट सी में 04 डाला है और पोर्ट कनेक्शन में जो है मैंने पोर्ट कन्फिगर, इस CON का मतलब है पोर्ट कन्फिगर में मैंने 06 डाला है और डेटा को जो है मैंने एंड कर दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 00 क्यों डाला है, 02 क्यों डाला है, 04 क्यों डाला है, 06 क्यों डाला है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये जो मेरी है ये मैंने बेसिकली पोर्ट को सेलेक्ट करने के लिए डाला है कि हमने देखा था कि 00 पे हो तो पोर्ट ए सेलेक्ट होती है, 01 हो तो पोर्ट बी सेलेक्ट होती है, 10 हो तो पोर्ट सी सेलेक्ट होती है और 11 हो तो कमांड रजिस्टर हमारा सेलेक्ट होता है। तो अभी 00 जो है मैंने क्यों डाला है, 00 को मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो सर्किट में है मैंने A0 और A1 को जो है कनेक्ट किया हुआ है Q1 और Q2 के साथ। तो Q1 और Q2 के साथ जब मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है A0 और A1 को, तो जब मैं इसे 00 दूंगा, 00 जब मैं पोर्ट पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 00 आएगा। तो इसका मतलब होगा मेरे पास पोर्ट ए सेलेक्ट हो गई है। जब मैं 02 दूंगा तो 01 आएगा, तो इसका मतलब है मेरे पास पोर्ट बी सेलेक्ट हो गई है। जब मैं 04 दूंगा तो 10 आएगा, तो इसका मतलब है मेरे पास पोर्ट सी सेलेक्ट हो गई है। और जब मैं कन्फिगर वाली दूंगा तो मेरे पास 06 मैंने दिया हुआ है, तो 06 पे मेरे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा। ये मैंने इसको सिंपल बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। आप भी इसे बाइनरी में खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने तो ये Q1 और Q2 सेलेक्ट किया। अगर आप Q0 और Q1 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ऐसे हिंट से ढूंढ लें, जैसे 00 ही होगा और आप इधर 1 कर लें, इधर आप 2 कर देंगे, तो इधर 3 कर देंगे, तो फिर आपका ये Q0 और Q1 को भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी इनपोर्ट में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, Q6 और Q7 को कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने इन दो को किया है, तो इसके पीछे मैंने ये जो इसमें नंबर दिए हैं फिर इस तरह से दिए हैं कि मेरे ये जो कुछ रीज़नेबल जो बात है वो हो रही है कि मेरी जो A1 और A0 है इसको ये सेलेक्ट कर रही है। पोर्ट ए और पोर्ट बी और पोर्ट सी इनको सेलेक्ट करने के लिए मैंने ये दिया है। इसके बाद है जी मेरे पास कोड सेगमेंट में हम आ जाते हैं। कोड सेगमेंट में आपने सबसे पहले तो ये काम करना होता है कि जो आपने डेटा सेगमेंट बनाया है ना, वो डेटा आपने एक माइक्रो प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है DS एक रजिस्टर होता है जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है। आपने सबसे पहले तो जो डेटा सेगमेंट बनाया है ना उसको डेटा सेगमेंट रजिस्टर में ट्रांसफ़र करवाना होता है कोड सेगमेंट में, क्योंकि ये जो हमारा ये कोडिंग में हमारे शामिल नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक डेटा सेगमेंट में गया है, ये हमारा कोड में शामिल नहीं है। कोड जो हमारा ओरिजिनल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मूव की कमांड अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में पहले काम किया है तो आपको पता होगा कि मूव की कमांड जो होती है वो सिंपल एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करवाती है, या एक एड्रेस से दूसरे रजिस्टर में, या एक रजिस्टर से दूसरे एड्रेस में। इस तरह से ये डेटा को सिर्फ मूव करवाती है। तो हम AX रजिस्टर में ये हमारा जो डेटा है हम इसे AX रजिस्टर में मूव करवाते हैं, और AX रजिस्टर में
जाने के बाद जो है हम इसे डेटा सेगमेंट में भेज देते हैं। ये जो AX रजिस्टर है ये हमारा सिंपली इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हमने जब भी कोई डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में भेजना होता है तो हम जो है वो ए रजिस्टर जो है उसका हम सहारा देते होते हैं ताकि हम उसकी मदद से जो है इसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ तक तो ये है कि हमारा जो डेटा हमने बनाया था वो हमने डेटा सेगमेंट रजिस्टर में भेज दिया है। अभी इसके बाद जो हमने ये आपको ORG000H ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो ORG कमांड है ना, ये कमांड असेंबली लैंग्वेज में ये काम कर रही होती है कि आपने ये जो सारा आपका कोड है ये आपकी मेमोरी में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये स्टोर हो रहा होगा। तो जब ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा तो उसका कोई ओरिजिन होना चाहिए, उसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस होना चाहिए। ये जो कमांड है ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये दे देती है। जो भी आप इधर एड्रेस देंगे वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो मैंने ये दिए हुआ है, तो मेरा जो कोड है जब ये माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा। ये एड्रेस पे भी हम जब रैम इंटरफेसिंग की या रोम इंटरफेसिंग की बात कर रहे होंगे तो तब हमें ये जो एड्रेसेस हैं ये हमें केयरफुली इनका भी ध्यान रखना होगा। अभी तो ये है कि अभी तो हम सिर्फ सिंपल आगे जो हमने प्रोग्रामिंग की हुई है हम उसे समझते हैं। तो ये एक स्टार्ट का मैंने लेबल बना दिया। ये अगर आप कोई भी इधर लफ्ज़ लिखें या कोई भी वर्ड लिखें और उसके आगे आप सेमी कॉलन लगा दें तो वो आपका एक लेबल होता है। लेबल अब किस तरह से होता है, लेबल जिस तरह आप के C++ में फंक्शंस होते हैं ना, इसी तरह से आप इसको समझ लें कि ये आपके लेबल्स होते हैं। जब भी आप इन पे कॉल करेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो इस लेबल पे आ जाएगा। आपका जो पॉइंटर होगा वो जहाँ भी होगा वो फ़ौरन इस लेबल पे आ जाएगा। तो ये मैंने एक स्टार्ट का लेबल क्रिएट किया है और इसमें मैं कर रहा हूँ मूव DX में पोर्ट कनेक्शन मूव कर रहा हूँ। भी पोर्ट कनेक्शन का क्या काम, पोर्ट कनेक्शन की हमारे पास वैल्यू है 06 यानी कि बाइनरी में इसकी वैल्यू है 110। तो 110 मैंने DX में मूव किया है। अभी जो DX रजिस्टर है ना माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें जब भी आप कोई चीज़ मूव करेंगे ना DX में तो ये लैच इनेबल के सिग्नल को जो है वो एक्टिवेट करेगा, यानी कि इसे हाई कर देगा और जो DX है वो यहाँ पे इस डेटा बस पे आ जाएगा। डेटा बस पे जब DX आएगा तो DX वो सेम डेटा बस मैंने यहाँ भी लगाई हुई है तो वो इस पे कॉपी हो जाएगा। इस पे कॉपी होगा तो मैं जब लेज इनेबल करूँगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा। जब इसमें स्टोर होगा तो इसकी आउटपुट तो ऑलरेडी हमने इनेबल की हुई है तो आउटपुट जो है वो यहाँ पे चली जाएगी, यानी मेरी जो पोर्ट A0 और A1 है ये दोनों 1 हो जाएंगे और मेरा कमांड रजिस्टर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है जी, इसके बाद ये कर रहा है AL में अभी ये वाला डेटा भेज रहा है। AL में ये 100000 ये भेज रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि 1 इसका जो है ये इनपुट आउटपुट मोड है और आगे अगर हम सारे 00 दे देते हैं, इनको 2 को तो आप छोड़ दें, ये तो आप 00 दे दिए हैं, ये मोड 0 सेलेक्ट हो गया। अब इधर मैंने D4 में 0 दिया तो मेरा मतलब है कि जो मेरे पास पोर्ट A है वो आउटपुट बन गई। D3 में मैंने दिया तो मेरे पास पोर्ट C का जो अपर है वो भी मेरे पास आउटपुट बन गया और इसी तरह मेरे पास जो है मैंने सारों में 0 दे दिया तो मेरे पास सारी जो है वो आउटपुट बन चुकी है। तो अभी मैंने फिर से इसको DX में मूव करवाया, फिर से मैंने इसको DX में AL को मूव करवाया तो वो जो मेरा डेटा था वो DX में चला गया और DX ने फिर अभी क्या काम किया है, DX ने अभी ये काम किया है कि DX ने इस बस पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। वो इस बस पे भी चला गया है डेटा, वो इस बस पे भी डेटा जो है वो चला गया है। तो अभी वो इस बस पे जब वो डेटा आया है तो वो मेरे पहले मोड तो वो ये सेलेक्ट हुआ था, मेरा 1 इन दोनों पे था। जब वो इस पे डेटा आया है तो वो ये इसने कमांड रजिस्टर को जो है वो डेटा भेज दिया है, वो सारा कमांड रजिस्टर को डेटा भेज दिया है और उसके बाद जो है मेरे पास जो सारी पोर्ट्स हैं मेरी आउटपुट बन चुकी हैं। अभी इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद ये जंप XX कर रहा है। जंप की जो कमांड है ना, जंप की कमांड का ये फंक्शन है कि जब भी आप जंप की कमांड को यूज़ करेंगे और उसके आगे किसी भी लेबल का आप नेम दे देंगे तो ये फ़ौरन उसके ऊपर जंप कर जाएगा।
हमारे पास कंडीशनल जंप भी होते हैं और अनकंडीशनल जंप भी होते हैं। ये जो है ये एक अनकंडीशनल जंप है, मतलब इसमें कोई भी कंडीशन ये नहीं देख रहा, ये डायरेक्ट ही जंप कर जाएगा। जब भी हमारा पॉइंटर इस पे आएगा तो ये फ़ौरन इस पे जंप कर जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके बाद मैंने मूव किया है AL में 000H, और इसको फिर मैंने DX में पोर्ट A को मूव करवाया है और DX में मैंने AL मूव करवा दिया। अभी फिर से वही हो रहा है कि DX में जब मैंने पोर्ट A को मूव करवाया तो ये पोर्ट A की जो वैल्यू है 00 इसको सेलेक्ट करेगा और A0 और A1 पे 00 भेजेगा तो मेरी पोर्ट A सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो AL में मेरा डेटा पड़ा हुआ है 00 इसको फिर DX में आउट करवाएंगे। अभी आउट और मूव की कमांड में क्या फ़र्क है? आउट ये है कि आउट में मूव जब आप करवाते थे DX तो लैच इनेबल होता था, जब आप आउट करवाते हैं तो आपका राइट का जो सिग्नल है ना ये भी इनेबल होता है। जब राइट का सिग्नल आपका इनेबल होगा तो जो डेटा यहाँ पे होगा और जौन सी पोर्ट हमने सेलेक्ट की होगी उस पे वो डेटा जो है वो आउट कर देगा। तो मैंने आउट इधर 000 डेटा करवाया था और मैंने जब इसे राइट की कमांड को इनेबल किया है तो मेरा जो डेटा है वो पोर्ट A पे चला गया। अभी इस लाइन को आप छोड़ दें, ये डिले के लिए, ये मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद मैंने ये किया है कि मूव AL में 00FF किया है। 00FF इस वजह से किया क्योंकि हम 8 बिट में काम कर रहे हैं और 8 बिट को ये सारों को 1-1 कर देते हैं। 2 FF अगर हो तो ये 8 बिट को 1-1 कर देते हैं। और इसको फिर मैंने पोर्ट A को सेलेक्ट करवाया और इसी तरह से फिर मैंने इसको आउट करवाया पोर्ट A पे। तो अभी मेरा पोर्ट A पे जो है जो डेटा है वो 1-1 चला गया है। अभी मैंने यहाँ पे जो करवाया है डिले का, डिले इस वजह से दिया है क्योंकि जो LED की ब्लिंकिंग है वो तेज़ी से ना हो, उसमें कुछ ना कुछ डिले आए ताकि हमें देखने में जो है और समझने में जो है उससे आसानी हो। तो डिले देना जो है इसमें कोई इनबिल्ट फंक्शन तो होते नहीं है असेंबली लैंग्वेज में। इसमें हमारे पास डिले हम देते हैं कि जो हमारे पास एक काउंटर रजिस्टर होता है CX या C जो रजिस्टर होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें हम जो भी वैल्यू जब देते हैं तो वो हमारे पास काउंटर रजिस्टर होता है। अभी मैंने इसमें ये वैल्यू दे दी है 0DF36H, ये वैल्यू अभी मैंने इसमें दे दी है। अभी मैं जब भी एक मेरे पास कमांड होती है लूप की, जब भी मैं लूप की कमांड करूँगा ना, लूप की कमांड जब भी मैं कॉल करूँगा ना तो CX में जितनी भी वैल्यू पड़ी होगी ना, जो भी पड़ी होगी CX रजिस्टर में, तो वो लूप की कमांड उसको डिक्रीमेंट करके 0 जब तक नहीं हो जाता वो लूप उस पर काम करता रहेगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने CX में ये वैल्यू दी है और मैंने लूप Y1 के नाम से एक लेबल क्रिएट किया और उस लेबल में मैं कर रहा हूँ लूप की कमांड दे के आगे फिर उसी लूप को कॉल कर रहा हूँ, लूप Y1 को। जब मैं एक बार लूप को कॉल करूँगा ना तो जो लूप है इसमें से एक डिक्रीमेंट कर जाएगा और फिर लूप Y1 पे चला जाएगा, फिर इस पे आएगा तो फिर ये इसके अंदर ही स्टक रहेगा। जैसे हम माइक्रो कंट्रोलर में एक कंडीशन दे देते थे कि हमारा जो लूप है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टक रहे, तो ये इस वक्त तक यहाँ पे स्टक रहेगा जब तक ये रजिस्टर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो तकरीबन जो मैंने इसका अंदाज़ा लगाया है 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये तकरीबन जो एक डिक्रीमेंट करता है उसके लिए ये लेता है 17.5 माइक्रो सेकेंड। तो उस एतबार से ये तकरीबन 1 सेकेंड का डिले बनता है। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी सेम मैंने यही डिले दिया है और ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद मैंने फिर जंप XX कर दिया है कि ये जो है मेरा जंप XX फिर से XX लेवल में चलता रहे और ये जो है मेरा ये जो है बार बार ये जो है चलता रहे। ये जो प्रोग्राम है मेरा ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहे वाइल 1 के अंदर। ये जो है ये जब तक काम करता रहेगा, जब तक इसकी पावर ऑन होगी उस वक्त तक ये जो है ये काम करता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हमने जो पिछले वीडियो में LED ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम बनाया था उसको हमें समझा कि वो किस तरह से काम कर रहा था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह से काम करता है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बताएं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं अगर आपके जो आपके माइंड में इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें और आपको भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी कुछ सीखने को मिले।